हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपको पॉलिटी में करा रही थी एनसीईआरटी सार संग्रह से, उसे कंटिन्यू करेंगे। 5 चैप्टर आपके कल की वीडियो में कंप्लीट हो गए थे, परसों जो आपको वीडियोस आई थी। और स्पेशली आप लोगों के लिए कुछ नया होने जा रहा है, तो अभी 1 वीक आपको वेट करना पड़ेगा, जिसमें हम आपको 10 ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं उत्तराखंड के वो कराने वाले हैं और वो रेडी हो रहे हैं। और जिसमें उसमें आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, और जो भी आगामी हमारे जो भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं आप लोगों के, और जो मेरे छोटे भाई बहन हैं उनको थोड़ा हेल्प मिलेगी। एंड सेकंड चीज़ कि आप सभी को पता है कि 10 से 12 क्वेश्चन, या मतलब कि मैक्सिमम 10 या 12, और उससे नीचे के क्वेश्चंस आपके रीजनिंग के रहते हैं, और कैलेंडर का एक नए क्वेश्चंस आपको देखने को मिलता है। तो इसीलिए आपको सर यहाँ पर कराने वाले हैं रीजनिंग, जिसमें जो आपको सर पहला चैप्टर कराएंगे वो कराएंगे कैलेंडर, जो थोड़ा सा हार्ड आपके चैप्टर्स हैं और चुटकियों में आप उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। सर यहाँ पर आप लोगों की जो है थोड़ा सा ट्रिक्स वगैरह और जो भी चीज़ें हैं वो आपको इम्पोर्टेंट बताएंगे। देन इसके बाद प्रैक्टिस जो है सर भी कराएंगे, और साथ में रीजनिंग की प्रैक्टिस मैं भी करा दूंगी। बस आप उनको फॉलो कीजिएगा। हमारे इसी चैनल पर सर आप लोगों को रीजनिंग कराएंगे, और जल्द ही वीडियोस आप लोगों को मिलेगी। पहला जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा कैलेंडर से। फिलहाल अभी हम करते हैं पॉलिटी। तो आजकल वीडियोस नहीं आने का कुछ रीज़न है। एक तो टाइम की शॉर्टेज है, दूसरा जो है आप लोगों को कंटेंट तैयार हो रहा है, इसीलिए। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी कि आपका जो छठा चैप्टर है, 6 चैप्टर है, वो है नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य से। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? तो ये हमने जो लिया है आयरलैंड के संविधान से हमने इसे ग्रहण किया है। ऑप्शन बी आपका सही होगा। आप सभी को पता होना चाहिए कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं, है ना, वो राज्य के लिए निर्देश हैं, और वो वाद योग्य नहीं होते हैं। वो राज्य पर निर्भर है कि वो उसे मानता है तो मानेगा, मतलब कि लोगों के लिए वो कुछ करेगा। जिन्हें हमने जो है नीति निर्देशक तत्वों को भाग 4 संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक इनका उल्लेख किया गया है। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम जो देखते हैं ना, इन्हें संविधान का आदर्श बोला जाता है। हमारे नीति निर्देशक तत्व भाग 3, यहाँ भाग 4, क्योंकि भाग 3 में मौलिक अधिकार है। जैसे कि अनुच्छेद 38 जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का एक मूल मंत्र है, इसके अकॉर्डिंग राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करेगा जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, नागरिक जीवन की सभी जो संस्थाएं हैं उनको अनुप्राणित करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है थर्ड, कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट का उद्देश्य कहाँ पर है? उद्देश्य क्या है? जो वेलफेयर स्टेट है इसका उद्देश्य, एम क्या है? तो कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है ऑप्शन से अधिक लोगों का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना। ठीक है, 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है, आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, भाग 4 में है। और इन अनुच्छेदों के माध्यम से ही अधिक से अधिक लोगों का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है। जैसे समान कार्य के लिए समान वेतन, महिला एवं पुरुष को समान वेतन की बात की गई। कुटीर उद्योग हैं उनको बढ़ावा देने की यहाँ पर बात की गई है। निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो इनमें से कौन एक मौलिक कर्तव्य है? देखिएगा, मौलिक कर्तव्य हमारे मूल संविधान में नहीं थे, इन्हें बाद में जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। और जब ये जोड़े, देखिएगा आपकी एक समिति बनती है। वैसे आपको बता दूं कि जो मौलिक कर्तव्य हैं वो भाग 4 के पार्ट क में रखे गए हैं, और अनुच्छेद 51 क के च में उनको वहाँ पर निहित किया गया है। ठीक है, और अगर बात की जाए कि इन्हें कब जोड़ा गया है, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। एक नया अनुच्छेद भाग 4 का अनुच्छेद 51 क में इनको जोड़ा गया।
तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति बनती है और उसने सिफारिश की थी 8 मौलिक कर्तव्य, लेकिन हमारे जो संविधान निर्माता उसके बाद जो बने उन्होंने यहाँ पर 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा था। कि मैम अब तो कहेंगे कि आप वर्तमान में तो 11 मौलिक कर्तव्य, बिल्कुल 11 है, क्योंकि 11वां मौलिक कर्तव्य जो है वो 46वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में जोड़ा गया। इसके तहत 11वां मौलिक जो मूल कर्तव्य है वो कहता है कि 11 से आपके 6 से जो 14 वर्ष के बच्चे हैं उनके लिए अनिवार्य और निःशुल्क यहाँ पर शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। ठीक है, और ये हमने जो मौलिक कर्तव्य हैं ये किस देश के संविधान से लिए? सोवियत संघ रूस के संविधान से ग्रहण किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? आंसर हो जाएगा आप लोगों का 5 का ऑप्शन सी यहाँ सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ये निर्धारित करता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किसी न्यायालय के दौरान लागू नहीं किए जा सकते? तो यह अनुच्छेद 37 जो है ये है, और अनुच्छेद 37 राज्य के नीति निर्देशक तत्व देश के शासन का मूल आधार है और विधि बनाने में इन सिद्धांतों का पालन करना राज्य का कर्तव्य होगा, और इनको जो है न्यायालय के द्वारा अपरिवर्तनीय, मतलब न्यायालय के द्वारा इन्हें परिवर्तित नहीं किए जा सकते। हम न्यायालय में नहीं जा सकते अगर हमें अगर कुछ चीज़ नहीं मिलती है। ठीक है, किसने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसे सुविधानुसार अदा किया जा सकता है? तो ये कहा है प्रोफेसर केटी साहा ने कहा है, ऑप्शन सी आपका सही होगा। और तो ये चीज़ को आपने याद रखना है। जो केटी शाह थे बिहार प्रांत से संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सदस्य चुने गए, जो सलाहकार समिति और मौलिक अधिकार उप समिति के सदस्य भी थे। इन्होंने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की तुलना किससे की थी? एक ऐसे चेक से की थी जो बैंक की सुविधानुसार अदा किया जा सकता है। नेक्स्ट है, समान नागरिक संहिता किस राज्य में लागू है? आप भी देखिएगा आर्टिकल 44 क्या करता है? सभी नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता का प्रावधान किया गया अनुच्छेद 44 में, यानी कि नीति निर्देशक तत्व में। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा गोवा में है। समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड के अकॉर्डिंग सिविल मामले जैसे कि विवाह है, तलाक है, उत्तराधिकार आदि के संबंध सभी धर्मों के लिए समान कानून लागू होता है। ठीक है, भारत के जो गोवा है वहाँ पर ये है, अभी उत्तराखंड में भी इस चीज़ को लागू करने की बात की गई है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान है? तो वो कौन सा अनुच्छेद है जहाँ पर इस चीज़ का प्रावधान किया गया है? आर्टिकल 39 का आपका बी हो जाएगा, और इसे जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 39 क को जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया? तो पंचायतों से रिलेटेड ग्राम पंचायतों के प्रावधान जो है ना वो कौन से अनुच्छेद में किया गया? आंसर हो जाएगा आर्टिकल बी, यानी कि आर्टिकल 40 अनुच्छेद 40 में इसका उल्लेख किया गया। इसके अकॉर्डिंग जो राज्य है ग्राम पंचायतों के गठन के लिए आवश्यक कदम उठाएगा, उन्हें ऐसी पावर्स, ऐसी शक्तियां और प्राधिकार अथॉरिटी प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्तता शासन सेल्फ गवर्नमेंट की इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण सेपरेशन का सिद्धांत संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो ये आपका है अनुच्छेद 50, बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है, और आर्टिकल 50 राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अधीन ही आता है। नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत गांधीवादी विचारधारा पर आधारित नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा वो है आपका ऑप्शन बी, 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा। तो इस चीज़ का आपने याद रखना है। ग्राम पंचायत आपको पता है अनुच्छेद 40 में इसका उल्लेख किया गया है। 43 जो है उसमें ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर कुटीर उद्योगों प्रोत्साहन की बात की गई है। 46 की बात करते हैं तो अनुसूचित जातियों, जनजातियों और जो अन्य दुर्बल वर्ग है उनके शैक्षिक और आर्थिक हितों की अभिवृद्धि की बात की गई। स्वास्थ्य के लिए जो है हानिकारक नशीली दवाएं, मदिरा, जो तंबाकू है, इनके औषधीय प्रयोजन से अलग उपयोग पर प्रतिबंध है, आर्टिकल 47 में इसका उल्लेख है। निम्नलिखित नीति निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत उदारवादी विचारधारा पर आधारित नहीं है?
तो वो है आप लोगों का, इनमें उपरोक्त में से कोई गलत नहीं है, सारे के सारे क्या है उदारवादी विचारधारा पर आधारित है। जैसे कि न्यायपालिका तथा कार्यपालिका का पृथक्करण 50 में है, समस्त देश के लिए एक समान सिविल संहिता आपकी 44 में है, और कलात्मक तथा ऐतिहासिक महत्व के स्मारकों का संरक्षण आपका जो है किसमें, आर्टिकल 49 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नीति निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत समाजवादी विचारधारा का प्रतीक है? तो कौन है इनमें से? आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दीज, सभी यहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, मौलिक कर्तव्यों का समुच्चय सदैव अंग होता है। मौलिक कर्तव्यों का समुच्चय सदैव अंग होता है, तो आंसर हो जाएगा आपका सी, समाजवादी संविधान का। किसका हो जाएगा? समाजवादी देशों ने अपने नागरिकों के जो मूल अधिकार और जो मौलिक कर्तव्य, इनको समान महत्व दिया, किंतु लेकिन इसके विपरीत अपोजिट मौलिक कर्तव्यों को प्रमुख लोकतांत्रिक देश जैसे अमेरिका है, कनाडा है, जर्मनी, फ्रांस, इसमें परिभाषित नहीं किया है। ठीक है, लोकतांत्रिक देशों में केवल जापान के संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का समावेशन किया गया है। भारत के प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करें। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? और इससे जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ही जोड़ा गया है। यह है आपका आर्टिकल 48A 48 का। इसके तहत राज्य पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन, साथ में वन तथा वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, निम्न में से कौन सा एक विषय वह है जिसे संविधान में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों की सूची में शामिल किया गया है? तो वो है आप लोगों का वैज्ञानिक स्वभाव, मानववाद, ज्ञानार्जन, सुधार आदि की भावना विकसित करना। आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी। क्या हो जाएगा? बी। और ये आर्टिकल 51 का जो क पार्ट है, उसके क के ज पार्ट में इसका उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 41 किससे संबंधित है? तो आर्टिकल 41 का संबंध है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसके अकॉर्डिंग राज्य अपने आर्थिक संसाधनों के अकॉर्डिंग अनुसार और विकास की सीमाओं के अंदर ये प्रयास करेगा कि सभी नागरिक अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार व शिक्षा प्राप्त कर सकें, बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और असमर्थता आदि दशाओं में सार्वजनिक सहायता, पब्लिक असिस्टेंस प्राप्त कर सके। महात्मा गांधी राष्ट्रीय जो ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा है, रोजगार के अधिकार जो अनुच्छेद 41 के अंतर्गत ही शामिल होते हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 43 का में वर्णित उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी किससे संबंधित है? सो ये है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से। और जो 43 का है ना, ये आप लोगों का 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। तो ये नीति निर्देशक तत्वों से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब बात करते हैं राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल से। आपको मैं पहले भी काफ़ी चीज़ें करा चुकी हूँ, रिवीजन चल रहा है। अब फटाफट आंसर दीजिए। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं, सही कोट आपने बताना है। सो आपको पता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल से रिलेटेड आर्टिकल 54 में उल्लेख किया गया है। ठीक है, जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है, और जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित इलेक्टेड मेंबर, राज्यों की विधानसभाओं जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उसके निर्वाचित यानी कि इलेक्टेड सदस्य, दिल्ली पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। 70वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा इसे जोड़ा गया है, दिल्ली और पुडुचेरी को। सो यहाँ पर निर्वाचित सदस्य होते हैं, तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भी होगा। राज्य विधानमंडलों के दोनों सदनों के तो नहीं है, क्योंकि सिर्फ कहीं कहीं पर जो है केवल 7 में हमारे जो विधान परिषद है, बाकी सभी में विधानसभा है ना, वहाँ पर बाकियों में विधान परिषद नहीं है। सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी हैं, दिल्ली और पुडुचेरी की संविधान सभाओं के निर्वाचित। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। और जो दिल्ली और पुडुचेरी है ना, इसे जोड़ा गया 70वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा डी। भारतीय राष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो विचार कीजिएगा, जो आपका आर्टिकल 58(1) है उसके अकॉर्डिंग कोई व्यक्ति राष्ट्रपति तभी निर्वाचित होगा यदि, पहला पॉइंट है कि वो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता है। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 और 2, ऑप्शन सी आपका सही होगा। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देगा?
तो भारत का राष्ट्रपति अपना जो त्याग पत्र देगा वो किसको संबोधित करके देता है? आर्टिकल 56 के पार्ट 1 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट को संबोधित करके अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना त्याग पत्र वहां पर दे सकते हैं। उपराष्ट्रपति इसकी सूचना तुरंत किसे देता है? लोकसभा अध्यक्ष को। और संविधान के अकॉर्डिंग अनुच्छेद 56(1) के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक अपना पद धारण करता है। आगे है, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित रहे हैं? तो जिनका कार्यकाल 1969 टू 1974 रहा है। और याद रखिएगा विवेक वी गिरी यहाँ पर सही आंसर। ये जो है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष रह चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, और जो इसमें डॉक्टर फखरुद्दीन अली, डॉक्टर जाकिर हुसैन और इनका जो निधन है इनके कार्यकाल के टाइम पर ही हो गया था। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। कौन सा आर्टिकल कहता है? 53 का पार्ट 1 कहता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए, राष्ट्रपति। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में विवादों का समाधान जो है कौन करता है? तो कौन कर सकता है? तो यहाँ पर आप लोगों ने ध्यान रखना है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। आंसर हो जाएगा सी, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 71 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से रिलेटेड जो डाउट्स हैं, विवाद हैं, डिस्प्यूट हैं, इनका जो समाधान है वो उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट करेगा और इसका अंतिम निर्णय जो है वही लेगा। केंद्र और राज्य के मध्य संसाधनों के वितरण के लिए सुझाव देने हेतु राष्ट्रपति द्वारा किस निकाय का गठन किया जाता है? आर्टिकल 280 याद आया, वित्त आयोग। ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर होगा। और हमारे 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष 27 नवंबर 2017 को NK सिंह को बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, और वित्त आयोग जो है ना, आयोग का काम क्या होगा? संघ और राज्यों के मध्य बीच करों के शुद्ध आगमों, भारत की संचित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान किस आधार पर दिया जाए, इसके संबंध में राज्यों को इसके संबंध में सुझाव देगा। राष्ट्रपति आयोग की सिफारिशों को संसद के समक्ष रखवाएगा। तो ये सारी चीज़ें इसके काम है वित्त आयोग, आर्टिकल 280 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है किसके द्वारा होता है? भारत के राष्ट्रपति का चुनाव आर्टिकल 66 के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है आंसर हो जाएगा संसद के सदस्यों के द्वारा होता है। निर्वाचक मंडल इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है किसका? आर्टिकल 89 के अकॉर्डिंग भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट का पदेन सभापति एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होगा। और भारत में उपराष्ट्रपति के पद संबंधी जो प्रावधान है वो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के लिए एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? तो मैं आपको बता देती हूँ कि आपका संविधान के अनुच्छेद 331 के अंतर्गत यदि राष्ट्रपति की राय में लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो राष्ट्रपति लोकसभा में उस समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकते। लेकिन ये होता था ऑप्शंस ए और, देखिएगा अगर आता है तो आप ए लगाएंगे, लेकिन अभी से समाप्त कर दिया। लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 2, विधानसभा में राज्यपाल के द्वारा 1 जो सदस्य नामित होता था, इसे अभी समाप्त कर दिया है। अब मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ, अब आप बताइएगा कि वो कौन सा संविधान संशोधन है। आपको संविधान संशोधन मैंने कराए हैं, तो उनमें से कौन सा संविधान संशोधन है जिसके तहत ये हुआ है, अभी लेटेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत के महान्यायवादी की जो नियुक्ति है वो कौन करता है? आर्टिकल 76(1) के अनुसार राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखने वाले किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंट कर सकते हैं। आंसर हो जाएगा यहाँ पर भारत के राष्ट्रपति। और
जो है महान्यायवादी को भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा। ये भारत सरकार का पहला विधि अधिकारी, फर्स्ट लॉ ऑफिसर होता है। और इसके वेतन और भत्ते का जो निर्धारण है वो भी कौन करते हैं? प्रेसिडेंट। आगे है भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है आर्टिकल 61 के तहत, लेकिन 14 दिन पहले उन्हें लिखित सूचना राष्ट्रपति को देनी होती है। और आंसर हो जाएगा डी, संसद के द्वारा। और जिस पर उस सदन की जो है, देखो महाभियोग के लिए एक संकल्प प्रस्तुत करना होगा जिस पर उस सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए और उसे उस सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित किया गया हो, तब जाकर के ये आपका होगा। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया था? और इनका कार्यकाल रहा है 1977 से 1982। भारत के छठे राष्ट्रपति रहे हैं। आंसर हो जाएगा सी, डॉक्टर नीलम संजीवा रेड्डी, एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए। निम्न में से भारत के वह राष्ट्रपति कौन थे जो 2 बार राष्ट्रपति के पद पर रहे हैं? एक 1952 से 1957, फिर 1957 से 1962 लगातार 2 बार निर्वाचित हुए हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पहले राष्ट्रपति भी हैं ये। भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग होता है? आर्टिकल 79 के अकॉर्डिंग संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी, जिसके नाम राज्यसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट एंड लोकसभा, हाउस ऑफ पीपल्स होंगे। आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, 2 पूर्ण अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति कौन थे? 2 पूर्ण अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति कौन थे? 1952 से 57, 1957 से 62 भारत के उपराष्ट्रपति थे और 1962-67 ईस्वी तक भारत के राष्ट्रपति भी रहे और 1949-52 ईस्वी तक सोवियत संघ रूस में भारत के राजदूत एम्बेसडर थे और वर्ष 1952 में भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति होने का इनको प्राप्त जो गौरव है वो भी प्राप्त है और 1954 में इन्हें भारत रत्न भी जो है मिला है। इनका नाम है ऑप्शन सी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो इनकी उपलब्धियां जरूर पढ़िए, क्वेश्चन घुमा फिरा के आता है। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को मनोनीत, तो राज्यसभा के लिए जो दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को मनोनीत किए जा सकते हैं? अब याद रखना है कि यहाँ पर 12 और 2 14, लेकिन अब जो होगा ना वो सिर्फ और सिर्फ 12 सदस्य होगा, क्योंकि लोकसभा में जो होते थे वो अब समाप्त कर दिए गए हैं। ठीक है, आर्टिकल 331 के तहत लोकसभा में आंग्ल समुदाय के 2 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करते थे पहले, अभी से समाप्त कर दिया है। और आर्टिकल 80(3) के तहत राज्यसभा में 12 सदस्य कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र से या विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखते हो उनको मनोनीत करते। तो ये तो मनोनीत होते ही हैं राज्यसभा के लिए, लेकिन लोकसभा में समाप्त कर दिया। आगे क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा पर अपने पद पर बना रह सकता है? आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन ए। आर्टिकल 75 का जो पार्ट ए है उसके अकॉर्डिंग प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करते हैं और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करते हैं। लेकिन जबकि जो आपका अनुच्छेद 75 का पार्ट 2 है उसके अनुसार संघ के मंत्री राष्ट्रपति के पश्चात अपना पद धारण करते हैं, अर्थात राष्ट्रपति जब चाहे कोई केंद्रीय मंत्री अपने पद पर जो है बना रह सकता है, बशर्ते वह संसद के किसी भी एक सदन का सदस्य हो, अन्यथा 6 माह से अधिक दिनों तक मंत्री नहीं रह सकता। आगे क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचन का आयोजन निम्नलिखित में से कौन करता है? कौन करेगा? ऑप्शन बी, भारत का निर्वाचन आयोग। अनुच्छेद 324(a) के अनुसार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के पद और संसद के प्रत्येक राज्य विधानमंडल के लिए जो इलेक्शन होते हैं उनका आयोजन भारत के निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाएगा। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए जो है लागू रहता है? तो आपको पता है कि अनुच्छेद 123 के तहत। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि वो कौन सा अधिनियम था जिसके तहत अध्यादेश जारी करने की पावर स्टार्ट हुई थी? फटाफट कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आप पहला चैप्टर कर चुके हैं, वहाँ पे बताया भी है। आंसर हो जाएगा बी, 6 माह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है क्वेश्चन नंबर
आपका फर्स्ट है और ये क्वेश्चन आपके राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से कंप्लीट हो चुके। संसद से संबंधित अब क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संसदीय शासन व्यवस्था किस देश से ली गई है? तो संसदीय शासन व्यवस्था को हमने किस देश के संविधान से ग्रहण किया है? ब्रिटेन के संविधान, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे है, लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? ऑप्शन डी हो जाएगा 550। यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। और 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की बाद जो है इनकी जो है रिटायर हो जाते हैं, ये भी ध्यान। राज्यसभा है, राज्यसभा का गठन किस वर्ष हुआ है? तो राज्यसभा का इसका जो पहला सत्र हुआ था, देखिए गठन 1952 में हुआ। पहला सत्र इसका जो है 13 मई 1952 को स्टार्ट हुआ और 1954 तक राज्यसभा को राज्य परिषद के नाम से जाना जाता था। राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान में 245 सदस्य। लोकसभा के अध्यक्ष के वेतन और भत्ते कौन निर्धारित करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष के जो वेतन और भत्ते होते हैं ना, आंसर हो जाएगा डी, संसद। क्या हो जाएगा? संसद। ऑप्शन डी आपका सही होगा। देखिएगा, अनुच्छेद 97 के अनुसार राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, इनके जो वेतन और भत्ते हैं वो संसद निधि द्वारा समय समय पर निर्धारित होते हैं। इसका उल्लेख जो है ना संविधान की जो दूसरी अनुसूची है वहाँ पर किया गया है। आगे है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो ये नियुक्ति होती है राष्ट्रपति के द्वारा। आर्टिकल देखिए भाग 5 और अनुच्छेद 148 से 151 तक भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति कौन सी है? लोकलेखा समिति। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? सही होगा। आगे है, किस सदन का अध्यक्ष जो है उस सदन का सदस्य नहीं होता है? किस सदन का अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? ऑप्शन हो जाएगा बी, राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, संसद के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को लोक महत्व का अविलंबनीय विषय मानते हुए जो चर्चा की जाती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है स्थगन प्रस्ताव। क्या कहा जाता है? स्थगन प्रस्ताव कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, मंत्री परिषद में शामिल नहीं है। तो मंत्री परिषद में कौन शामिल नहीं है? कैबिनेट सचिव। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, निम्न में से कौन सा संसद से संबंधित नहीं है? बर्खास्त करना। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ऑप्शन डी यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है कि प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन के सदस्यों से गठित की जाती है? देखिएगा, प्राक्कलन समिति एक स्थायी और सबसे बड़ी संसदीय समिति है जिसमें 30 सदस्य होते हैं और इस समिति के सभी सदस्य लोकसभा से चुने जाते हैं। इसका अध्यक्ष इन्हीं सदस्यों में से एक लोकसभा अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाता है। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, लोकसभा के सदस्यों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के किसी सदन में मुख्य विपक्षी दल की मान्यता प्राप्त करने के लिए उस दल के कितने सदस्य होने चाहिए? तो उस दल के कितने सदस्य होने चाहिए? यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी, सदन की कुल सदस्य संख्या का 1/10वां भाग। लोकसभा में 55 सदस्य और राज्यसभा में 25 सदस्य होना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है कि अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है किसके द्वारा? आंसर हो जाएगा ये राष्ट्रपति के द्वारा। और संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता करता है ना वो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, संसद की लोकलेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। लोकलेखा समिति जो हमारी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी होती है उसके अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा का अध्यक्ष करता है। 1967 से परंपरा अभी तक चल रही है और इस समिति का अध्यक्ष विपक्षी दल के किसी सदस्य को नियुक्त किया जाता है। लोकलेखा समिति को कभी कभी प्राक्कलन समिति, एस्टीमेट कमेटी की जुड़वा बहन कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है कि संसदीय सरकार की एक प्रमुख विशेषता है। क्या है संसदीय सरकार की एक प्रमुख विशेषता, क्या है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी, संसद के प्रति मंत्री परिषद सामूहिक रूप से क्या होती है, उत्तरदायी होती है। आगे है राज्यसभा का उपसभापति किसे चुना जाता है? राज्यसभा का उपसभापति किसे चुना जाता है? आंसर हो जाएगा बी आपका, किसी भी व्यक्ति को जो उस समय राज्यसभा का सदस्य हो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है क्वेश्चन नंबर 19। केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष बनने वाले जो पहले भारतीय थे वो थे विट्ठल भाई पटेल। केंद्रीय विधानमंडल का जो गठन है 1921 में हुआ। 1925 ईस्वी में विट्ठल भाई पटेल इसके पहले भारतीय अध्यक्ष निर्वाचित होते, जबकि इसके पहले अध्यक्ष 1921 में फ्रेडरिक वाइट थे जो कि एक ब्रिटिश थे। आगे है यदि संसद किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए कोई समिति नियुक्त करे तो उसे क्या कहते हैं? तदर्थ समिति कहते हैं, तदर्थ, या फिर इसी को एडहॉक कमेटी या अस्थायी समिति से कहा जाता है। ये समितियां दो प्रकार की होती है, एक प्रवर जिसे संयुक्त प्रवर समिति, इसका गठन किसी विशेष विधेयक पर विचार करने के लिए होता है, और दूसरी है जांच समिति। इस जांच समिति का गठन जो है किसी विशिष्ट मामलों की जांच करने के लिए होता है। स्टॉक मार्केट घोटाला जैसे बोरफार्स तोप आदि जब इन समितियों के गठन का उद्देश्य पूर्ण हो जाता है तो ये अपना प्रतिवेदन संसद में पेश कर देती हैं, उसके बाद इनका अस्तित्व स्वतः ही समाप्त हो जाता है। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? अस्थायी या तदर्थ समिति। निम्न में से कौन सा प्रस्ताव संघीय बजट से संबंधित है? तो संघीय बजट से संबंधित जो है ना वो है आपका कटौती प्रस्ताव। कटौती प्रस्ताव, ये जो प्रस्ताव है विपक्ष की जो सरकार होती है उसके अनुदान की मांगों में कटौती के उद्देश्य लोकसभा में पेश होता है। ये तीन प्रकार की होती हैं, नीतिगत कटौती, पॉलिसी कट, आर्थिक कटौती, इकोनॉमिक कट, सांकेतिक कटौती, टोकन कट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है लोकसभा की कार्यवाही आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति कोरम क्या है? तो अनुच्छेद 100 का जो 3 है उसके अनुसार संसद के प्रत्येक सदन की कार्यवाही प्रोसीडिंग आयोजित करने के लिए गणपूर्ति क्वारम को जो क्वारम होता है ना, कोरम जो होता है उस सदन की कुल सदस्य संख्या का 1/10वां भाग, 1/10वां भाग होना, अर्थात राज्यसभा में 25 और लोकसभा में 55 होगा। तो ये आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है 23 निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार देता है? सो क्वेश्चन नंबर 23 एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 249। और 2/3 देखिएगा राज्य सूची के विषय पर विधि बनाने का अधिकार है यदि राज्यसभा अपने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे कि राज्य सूची का कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का है तो संसद उस पर क्या कर सकता है? विधि बना सकता है। भारत के संसदीय शासन व्यवस्था में 2 अस्थायी सदनों के नाम बताने हैं। 2 अस्थायी सदनों के नाम बताइएगा 24। एक है लोकसभा और राज्यों की विधानसभाएं जो 5-5 वर्ष में जो है इनका कार्यकाल समाप्त होता है, फिर चुनाव होते हैं, फिर से ये चुने जाते हैं, और जिन्हें हम भंग नहीं कर सकते वो राज्यसभा और विधानसभा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। एक वर्ष में संसद की कम से कम कितनी बैठकें आवश्यक है? एक वर्ष में संसद की कम से कम कितनी बैठकें आवश्यक है? आर्टिकल 85 के अनुसार राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को अधिवेशन के आहूत करता है, लेकिन उसके एक सत्र की अंतिम बैठक तथा अगले सत्र की पहली बैठक के बीच में कितने माह का अंतराल होना चाहिए? 6 माह का। तो यहाँ पर 25 का हो जाएगा आपका 2 बार, कम से कम 2 बार बैठकें आवश्यक है। तो भारत की संसदीय परंपरा में एक वर्ष में सामान्यतः 3 सत्रों का आयोजन किया जाता है। बजट सत्र फरवरी से मई, मानसून सत्र जुलाई से सितंबर, शीतकालीन सत्र नवंबर से दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी व्यय नहीं किया जा सकता है? तो वो है आपका संसद, ऑप्शन ए। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर है आप लोगों का 27। करों और सरकारी कार्यों के निर्वाह से केंद्र सरकार को प्राप्त संपूर्ण राजस्व किस निधि में रखा जाता है? तो ये याद रखना है
ऑप्शन सी हो जाएगा भारत की सिंचित निधि। आर्टिकल 266 के अकॉर्डिंग, 266 के अकॉर्डिंग आकस्मिकता निधि एवं राज्यों के लिए धन के आवंटन एलोकेशन के अतिरिक्त भारत सरकार को जो राजस्व है ना, रेवेन्यू है, या उसके द्वारा लिए गए कर आदि से जो भी धन प्राप्त होता है उसे एक संचित निधि बनती है, जिसे भारत की संचित निधि के नाम से जाना जाता है। और विधि के प्राधिकार के बिना संचित निधि से कोई भी धन नहीं निकाल सकते। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? तो आर्टिकल 109 का जो ए है उसके अकॉर्डिंग धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है, केवल और केवल लोकसभा में प्रस्तावित किया जाता है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 दिन के अंदर अगर वो देखो आपने राज्यसभा में इसे भेजा, राज्यसभा में अगर वो 14 दिन के बाद भी उसमें कोई रिप्लाई नहीं करते हैं ना, तो फिर वो उसे पास ही माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वे भारत की संचित निधि पर भारित नहीं होता? तो वो है आपका भारत के प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते। ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते ये संचित निधि पर व्यय नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, संसद अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग या संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए कोई भी कानून बना सकती है, किसकी सहमति से? आंसर हो जाएगा डी, बिना किसी राज्य की सहमति से। अनुच्छेद 253 के अंतर्गत संसद को किसी अन्य देश के साथ संधि या करार, ट्रीटी और एग्रीमेंट या किसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, संगठन, निकाय में किए गए किसी संधि या करार के कार्यान्वयन के लिए भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए बिना किसी राज्य की सहमति से कोई भी विधि बना सकता है। संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल किस देश की देन है? तो ये बहुत बार पूछा जाता है कि शून्यकाल किसकी देन है? ये हमारे भारत की ही देन है। संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के बाद जो ठीक बाद 12 बजे से प्रारंभ होने के कारण इसे क्या बोला जाता है? 0 आवर के नाम से जानते हैं। इसमें कोई संसद सदस्य बिना किसी पूर्व सूचना के लोक महत्व का कोई भी प्रश्न उठा सकता है। शून्यकाल को वर्ष 1962 में भारतीय संसदीय प्रक्रिया में शामिल किया गया था, जो कि भारत की देन है। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो पहला आम चुनाव होता है 1952 में। 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक लगभग 4 माह तक चला। इसमें 489 स्थानों के लिए चुनाव हुआ। जीवी मावलंकर लोकसभा के पहले क्या थे? अध्यक्ष थे। प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है? प्रोटेम स्पीकर जो हमारी नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से किसी एक को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। उस तत्पश्चात प्रोटेम स्पीकर द्वारा लोकसभा के सदस्यों को शपथ दिलाई जाती है। लोकसभा के सदस्यों में से किसी एक सदस्य को लोकसभा का अध्यक्ष चुना जाता है और उसके बाद स्वतः ही प्रोटेम स्पीकर का जो पद है समाप्त हो जाता है। आंसर हो जाएगा आपका सी, नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से किसी एक को प्रोटेम स्पीकर चुना जाता है। तो ये थे आपके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और अभी आपका चैप्टर 8 कंप्लीट हो चुके हैं और बाकी रिमेनिंग चैप्टर भी जल्दी कराएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, एक बार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। PDF चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।